हमारे भारत के संविधान की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय संविधान का संक्षिप्त शीर्षक क्या रखा गया था और किस एक्ट के तहत रखा गया था? और फिर संविधान सभा एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोगों का संविधान सभा का गठन एवं संविधान के निर्माण का लास्ट क्लास है और इस तरह से आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अर्थात भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो उस संविधान के निर्माण में, जिस संविधान की निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुई, तो उनके निर्माण में कुल कितने समय लगे, कितनी बैठकें आयोजित हुई, कितने खर्च हुए, आइए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय कितने लगे, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। फिर बात करें कि यह जो कुल समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, वह कब से स्टार्ट हुआ और कब तक इसे काउंट किया गया? तो हमारा संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और चूंकि संविधान का निर्माण वह 26 नवंबर 1949 को हुआ, तो इसी वजह से उस दौरान जो दिन को जोड़ा गया तो वह कितना निकल कर आया, तो वह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो कुल समय लिख दे या कुल दिन लिख दे, एक ही बात है कि इतने समय लगे। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण में करने में संविधान के प्रारूप पर विचार जो किया गया, संविधान के प्रारूप पर बहस जो किया गया, तो वह कितने दिनों तक चला, तो वह 114 दिनों तक चला। फिर संविधान के निर्माण में कुल खर्च कितने आए, तो 64 लाख रुपए खर्च आए। अब फिर बात करते हैं कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई, तो कुल बैठक बोला जाए या कुल सत्र बोला जाए या कुल अधिवेशन बोला जाए, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक कुल 11 बैठकें या 11 सत्र या 11 अधिवेशन हुई थी। अब बात करते हैं कि हमारे भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। किनके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। अवलोकन का मतलब उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ा गया था। तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। यह तो है भारतीय संविधान के निर्माण में जो भी बातें हुई थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो अब तक हम लोग पढ़े कि संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा की मतलब संविधान के निर्माण के बाद अर्थात 26 नवंबर 1949 के बाद संविधान सभा की एक और बैठक हुई थी, यानी जिसे हम अंतिम बैठक कह सकते हैं या फिर 12वीं बैठक कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 11 बैठक हुई थी। तो 26 नवंबर 1949 के बाद संविधान सभा की एक और बैठक हुई थी जिसे हम अंतिम बैठक या 12वीं बैठक कह सकते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक या 12वीं बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई, तो उस दिन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा
अंतिम रूप से भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो अंतिम रूप से कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन फिर क्या क्या हुआ? तो इस दिन यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। अंतरिम संसद कहिए या तदर्थ संसद कहिए या अस्थायी संसद कहिए, सभी एक ही बात है। अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पॉइंट देखिए, आगे इस पर चर्चा होगी कि क्या किया गया इस दिन जब अंतिम बैठक आयोजित की गई। तो अंतिम बैठक आयोजित होने के बाद अब संविधान सभा को भंग कर अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। और दूसरा कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था निर्विरोध। तो इसी दिन मतलब 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। वह भले ही 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, लेकिन चुन लिया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। ठीक है, और अभी जो भी 2 पॉइंट बोला गया है 24 जनवरी 1950 से, उन दोनों पॉइंट पर आगे विस्तार से चर्चा भी होगी। अब इसके बाद सिर्फ अभी एक पॉइंट और जानिए कि यह जो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी, और इस दिन चूंकि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, और हस्ताक्षर करने के बाद हमारे भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अभी सिर्फ यहाँ आप शब्द को देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो इसी अंतिम बैठक के बाद हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए यहाँ पर जो है कुल बैठक या कुल सत्र या कुल अधिवेशन से देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करें कि जब यहाँ 12वीं बैठक देखें अंतिम बैठक के रूप में, तो इसका मतलब यह तो हमें समझ में आ गया कि संविधान सभा की जो कुल बैठक हुई थी वह 12 बैठक हुई थी। और यहाँ पर संविधान सभा के जो सत्र कितने हुए थे और कब कब हुए थे वह यहाँ दिया भी गया है। लेकिन आइए यहाँ पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि खास करके बीपीएससी के लिए कि जहां पर ई ऑप्शन होता है तो कैसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए बैठक से रिलेटेड ही प्रश्न कैसे आपको पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए देखिए एग्जाम में शब्दों का ही खेल है, प्रश्न में क्या शब्द दे रहा है आपको उस पर ध्यान देना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी या कितने सत्र या कितने अधिवेशन हुई थी, तो वह होगा 11। क्यों? क्योंकि वहां पर शब्द लिखा गया है संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण में। या फिर प्रश्न को ऐसे भी घुमाया जाएगा कि वहां पर लिख देगा कि भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई थी। ठीक है, तो संविधान को बनाने के लिए यह पूछा गया, बनाने के लिए, क्योंकि संविधान हमारा बनकर कब तैयार हो गया था पूर्ण रूप से, तो वह 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ वर्ड है बनाने के लिए। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कितनी बैठकें आयोजित की गई थी, तो वह 11 बैठकें होगी। ठीक है, यह 2 प्रश्न को तो समझ गए कि निर्माण तक या संविधान के बनाने तक पूछे तो उस समय तक 11 बैठकें हुई थी। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा दूसरे प्रश्न को। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान के लागू होने तक या पूर्ण रूप से लागू होने तक संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई थी, तो चूंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1950 के बाद एक और बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो अब अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान के लागू होने तक कुल कितनी बैठकें संविधान सभा की हुई थी, तब उसका आंसर हो जाएगा कि कुल 12 बैठक हुई थी। और यहां पर 12 बैठक दिया भी गया, यहां देखिए 12वां बैठक। ठीक है, तो कुल 12 बैठक हुई थी। लेकिन फिर एक प्रश्न और भी पूछा जाए
कि डायरेक्ट यह पूछ लिया जाए कि वहाँ पर ना तो निर्माण देगा ना तो लागू देगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, सीधा सीधी, तब भी उसका आंसर 12 ही होगा, क्योंकि वहाँ निर्माण नहीं लिखा। इसलिए जब संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी तो वह 12 बैठक हुई थी। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न बनेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की जो कुल 12 बैठकें हुई थी तो उसे हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं कि वह 12 बैठक कब कब आयोजित की गई थी, मतलब हाँ कब कब आयोजित की गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो बैठक हुआ था यानी उसे ही सत्र या अधिवेशन कहा जाता है, तो पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। दूसरा 20 से 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। चौथा 14 से 31 जुलाई 1947 तक। पाँचवा 14 से 30 अगस्त 1947 तक। छठा 27 जनवरी 1947 को ही सिर्फ चला था। और फिर सातवां 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। आठवां 16 मई से 16 जून 1949 तक। नौवां 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और 11वां 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और जबकि संविधान सभा का 12वां या अंतिम बैठक जो आयोजित किया गया था वह 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो यही था संविधान सभा के 12 सत्र। अब बात करते हैं कि संविधान का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब क्या होता है कि संविधान की शुरुआत। तो आइए संविधान की शुरुआत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 के बारे में, कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तो उस दिन संविधान में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे, तो कुल 395 अनुच्छेद शामिल थे। तो 26 नवंबर 1949 को उन 395 अनुच्छेद में से कुल मतलब कुछ प्रावधानों को लागू किया गया था और उसके तहत उन 395 अनुच्छेद में से कुल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो आइए उसे देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ संसद को ही अंतरिम संसद भी लिखा जाता है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप नाम जानिए क्योंकि इसे समझाया जाएगा कि किसे कहते हैं अंतरिम संसद, किसे कहते हैं तदर्थ संसद, यह सब आपको बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए जानबूझकर शब्द अलग अलग लिखा गया है कि यहाँ अंतरिम संसद लिख दिए और यहाँ पर तदर्थ संसद लिख दिए। तो अंतरिम को ही तदर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तदर्थ के जगह हो सकता है अंतरिम संसद भी लिख दिया जाए। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा संक्षिप्त शीर्षकों से जुड़े प्रावधान को लागू किया गया था। ठीक है, और इन प्रावधानों के तहत कुल कितने अनुच्छेद को इस दिन लागू किया गया, तो कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। जबकि कुल अनुच्छेद मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे, 395, लेकिन 395 अनुच्छेद में से मात्र 15 अनुच्छेद को इस दिन लागू किया गया था संविधान के निर्माण के दिन। तो वह 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो आइए उसे देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, फिर है 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। तो यानी संविधान के निर्माण के दिन कुल 15 आर्टिकल या 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। और कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे, तो वह नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ संसद या अंतरिम संसद, फिर अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा संक्षिप्त शीर्षकों से जुड़े प्रावधान लागू किए गए थे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब जो शेष प्रावधान बच गया,
शेष जो अनुच्छेद बच गया 395 में से, उन सभी को कब लागू किया गया? तो वह सभी को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मतलब संविधान के शेष प्रावधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान का शेष प्रावधान लागू हुआ, तो उसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ या पूर्ण रूप से क्रियान्वित हुआ। पूर्ण रूप ना लिख के सिर्फ लागू भी अगर लिख दे प्रश्न में कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो उसका भी आंसर 26 जनवरी 1950 ही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण रूप से निर्माण कब हुआ संविधान का, तो वह होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर बोले कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो वह होगा 26 जनवरी 1950। तो चलिए बात करते हैं कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी इस दिन से हमारा संविधान कार्य करना शुरू किया। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत की संविधान की शुरुआत कब हुई, तो वह 26 जनवरी 1950 को हुई। आप में से कई लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन आप में से बहुतों को यह नहीं पता होगा कि अगर यह पूछ दिया जाए कि हमारे भारत के संविधान की शुरुआत कब हुई, अगर इन शब्द को लिख दिया जाए एग्जाम में, तो भले ही आपके सामने 26 जनवरी 1950 दिया हुआ रहेगा, लेकिन आप आंसर नहीं लगा पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप डिटेल नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए हर शब्द को समझिए, वन लाइनर पर मत जाइए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत के संविधान की शुरुआत कब हुई थी, तो वह 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अर्थात इस दिन संविधान कार्य करना शुरू किया था पूर्ण रूप से। और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र के रूप में भी स्थापित हुआ। और इस तिथि को, मतलब 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई। तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? प्रजातंत्र का मतलब तो समझ में आया कि लोगों का तंत्र, यानी लोकतंत्र, लोगों का शासन, जनता का शासन। ठीक है, राजतंत्र नहीं, यानी राजा का शासन ना होकर लोगों का शासन। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? गणतंत्र का मतलब यह हुआ कि 26 जनवरी 1950 से हमारे भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर, यानी राष्ट्राध्यक्ष का जो पद था वह वंशानुगत ना होकर बल्कि निर्वाचित होगा। क्योंकि संविधान के लागू होने से पहले तक हमारे भारत का राष्ट्राध्यक्ष का जो पद था वह वंशानुगत था। और राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो वह ब्रिटिश क्राउन थे, यानी ब्रिटिश राजा थे। लेकिन जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो उस दिन हमारा भारत गणतंत्र हुआ। और जो मतलब कि जो राजतंत्र चल रहा था, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का गवर्नर जनरल का पद स्वतः ही समाप्त हो गया और प्रमुख पद यानी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो है राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हुआ। और 26 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो बने, लेकिन उन्हें जो चुन लिया गया था वह संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि गणतंत्र का मतलब तो हम लोग समझ गए कि हमारा भारत इस दिन से गणतंत्र कहलाया, जबकि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जो है वह गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह वंशानुगत है, वहाँ निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान को लागू करने की जो तिथि घोषित की गई थी 26 जनवरी 1950, तो यह किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत
इस तिथि को घोषित किया गया था? तो वह अनुच्छेद 394 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपको जानना चाहिए कि हमारे भारत के संविधान को जो लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 घोषित की गई थी, तो वह किस अनुच्छेद के तहत? तो वह 394 अनुच्छेद के तहत इस तिथि को घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह तो हुआ एक प्रश्न कि आखिर क्यों इसी मतलब कि संविधान को लागू करने का जो तिथि जो घोषित किया गया था वह किस अनुच्छेद के तहत? वह अनुच्छेद 394 के तहत। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमारे संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी को ही हमारे संविधान को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? इसका कारण क्या था? तो आइए इसके कारण को समझते हैं कि संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का कारण था कि कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी वजह से संविधान सभा ने हमारे भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया। लेकिन आइए इसे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि यह जो लिखा गया है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, इसका क्या मतलब था? तो बात करते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कांग्रेस के उसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। किसका संकल्प? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। और उसी संकल्प के आधार पर यह कहा गया था कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा, 26 जनवरी 1930 को। और तब से यानी 26 जनवरी 1930 से लेकर भारत के आज़ाद होने तक प्रत्येक साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि हमारा भारत जो आज़ाद हुआ, हमारा भारत जो स्वतंत्र हुआ, वह 15 अगस्त 1947 को हुआ। और तब से प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस कहिए या स्वाधीनता दिवस कहिए, तो वह प्रत्येक साल 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। 26 जनवरी के जगह 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। कब से? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर वर्तमान एवं आगे तक। लेकिन फिर क्या था कि चूंकि इससे पहले 15 अगस्त से पहले प्रत्येक साल यानी 1947 से पहले प्रत्येक साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो उसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमारे भारत के संविधान को 26 जनवरी के तिथि को ही यानी 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया। और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। और तब से प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यही कारण था कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया, ताकि 26 जनवरी का भी दिवस यादगार रहे, यानी उसे भी जो है मतलब यादगार बनाया जा सके, इसलिए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। तो उम्मीद करते हैं आप इस पॉइंट को समझे होंगे। फिर बात करते हैं कि अगले पॉइंट की कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस दिन पहले के जो 2 अधिनियम थे वह समाप्त हो गया। कौन कौन? तो एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त हो गया। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। लेकिन इन 2 अधिनियम को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा जो एक अधिनियम था जिसका नाम था एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949, तो यह अधिनियम लागू रहा। यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस दिन से यह जो एबोलिशन ऑफ
प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 था, तो यह जो है लागू ही रहा। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह जो अधिनियम है इसे हिंदी में क्या कहा जाता है। तो एबोलिशन का अर्थ होता है उन्मूलन करना, ठीक है। तो इस एक्ट का अर्थ है हिंदी में कि प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम का उन्मूलन करना, यानी प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम का उन्मूलन 1949, इसे इस इंग्लिश एक्ट को हिंदी में यही कहा जाता है, ठीक है। तो यह अधिनियम जो है, यह एक्ट जो है वह 26 जनवरी 1950 से लागू ही रहा था, जबकि इससे पहले भी लागू था। तो लेकिन आइए यह एक्ट क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उन्मूलन से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम क्या था, ठीक है, उसे जान लेते हैं और फिर यह जानेंगे कि 1949 में भारत सरकार के द्वारा इसे समाप्त क्यों किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भी लागू रहा। तो आइए बात करते हैं कि प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई मामला हाईकोर्ट में है यानी उच्च न्यायालय में है, तो वहाँ से आप विशेष अनुमति के साथ या विशेष अनुमति के बिना भी आप वहाँ से सीधा अपील प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। प्रीवी काउंसिल क्या होती थी इसके बारे में आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर से एक चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में कि प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश क्राउन का यानी ब्रिटिश राजा को कानूनी सलाह देने के लिए उनकी एक प्राइवेट समिति थी, उसे ही प्रीवी काउंसिल कहा जाता था। तो जब कोई भी मामला भारत के उच्च न्यायालय में होती थी तो वहाँ से आप सीधे जो है अपील कहाँ कर सकते थे, वह प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। वह किस अधिनियम के द्वारा, तो वह प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम के द्वारा। अभी उन्मूलन नहीं होगा, ठीक है, क्षेत्राधिकार अधिनियम के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि 1949 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को उन्मूलन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, और जब प्रस्ताव पारित हुआ तो अधिनियम क्या कहलाया कि प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम का उन्मूलन 1949, ठीक है, यह कहलाया। तो इसके द्वारा भारत सरकार ने क्या किया कि अब 1949 से पहले जो हाईकोर्ट के बाद सीधे जो अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, लेकिन अब उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब हाईकोर्ट के बाद जो आप अपील कर सकते थे वह संघीय न्यायालय में कर सकते थे, भारत के संघीय न्यायालय में कर सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस अधिनियम के उन्मूलन के द्वारा भारत सरकार ने संघीय न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार किया था, ठीक है। तो यह एक अच्छा अधिनियम था इस हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के संविधान के लिए। तो इसी वजह से यह अधिनियम 26 जनवरी 1950 के बाद भी लागू रहा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो पॉइंट है वह है भारतीय संविधान का संक्षिप्त शीर्षक। तो यहां पर देखिए लिखा भी हुआ था कि संक्षिप्त शीर्षक, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त शीर्षक या संक्षिप्त नाम, या इसे ही शॉर्ट टाइटल भी इंग्लिश में कहा जाता है, या उसे ही लघु शीर्षक भी कहा जाता है। तो क्या है संक्षिप्त शीर्षक? बात करते हैं कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का संक्षिप्त शीर्षक या संक्षिप्त नाम या शॉर्ट टाइटल क्या रखा गया था, ठीक है। तो हमारे संविधान का संक्षिप्त शीर्षक जो रखा गया था वह था भारत का संविधान, या फिर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह संक्षिप्त शीर्षक था। लेकिन यह जो संक्षिप्त शीर्षक रखा गया था हमारे भारत के संविधान का, तो वह किस अनुच्छेद के तहत रखा गया था? तो वह अनुच्छेद 393 के तहत रखा गया था, ठीक है। इन बातों को आप समझ गए, और किस अनुच्छेद के तहत रखा गया यह भी आपको पता चल गया। अब फिर इसके बाद हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि हमारे भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो क्या हमारे भारत का संविधान हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है?
तो इसका आंसर होगा हाँ। लेकिन अगर हाँ है आंसर तो इसका फिर कारण क्या है? आखिर कैसे हमारा संविधान हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरी करने में पूरी तरह से सक्षम है? तो इसका कारण यह है कि हमारे संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जब जब हमारे देश की आवश्यकताओं मतलब हमारे देश को जिस तरह की भी आवश्यकताओं की ज़रूरत होगी तो वह उस समय वह अपने आवश्यकताओं के अनुरूप अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वह हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दूसरा पॉइंट कि हमारे संविधान को गृहीत संविधान भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा गया है कि भारतीय संविधान एक गृहीत संविधान है, अर्थात भारतीय संविधान को एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। क्यों? तो सबसे पहले बात करते हैं कि गृहीत का मतलब क्या होता है। गृहीत का मतलब होता है ग्रहण करना, गृहीत का मतलब होता है अपनाना। तो अब चूंकि बात करते हैं कि इसका देखिए आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ था कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। ठीक है, उस पर चर्चा हुई थी, उस पर ध्यानपूर्वक उसे देखा गया था और अवलोकन करने के बाद जो है संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान से कुछ विषय एवं विचार को हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया, हमारे भारत के संविधान में अपनाया गया। कहने का मतलब सरल शब्दों में कि अलग अलग देशों के संविधान से कुछ बातों को हमारे संविधान में ग्रहण किया गया, हमारे संविधान में अपनाया गया। तो इसी वजह से इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा भारत का संविधान एक गृहीत संविधान है। तो इसका कारण यही है, क्योंकि कथन कारण वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि संविधान सभा के अन्य कार्य क्या थे। अन्य कार्य कहने का मतलब कि अब तक हम लोग संविधान सभा के 2 कार्यों के बारे में पढ़े हैं कि एक कार्य, पहला कार्य क्या था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। वह कार्य किसे सौंपा गया था? तो संविधान सभा को। लेकिन दूसरा कार्य क्या सौंपा गया था उन्हें? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को विधायिका का कार्य भी सौंपा गया था, यानी आम कानून, यानी लोगों के लिए आम कानून बनाने का कार्य भी सौंपा गया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन उन दोनों कार्यों के अलावा संविधान सभा ने अन्य कार्यों को भी किया था। तो आइए देखते हैं इन्होंने अन्य कार्य, इनके द्वारा किए गए अन्य कार्य क्या क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। सत्यापन करने का मतलब किसी प्रामाणिकता की जांच करना, किसी सत्य की जांच करना। यानी संविधान सभा ने मई 1949 में यह जांच किया कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता है या नहीं है, यानी उसकी सत्यता का, उसकी प्रामाणिकता का जांच किया था। फिर बात करते हैं दूसरे कार्यों के बारे में कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। यह सब तिथि आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट वह है 24 जनवरी 1950 से, यानी जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, तो उस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था और राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था। फिर इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तो देखिए सब शब्दों का खेल है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था, तो वहां 2 ऑप्शन दिया जाएगा, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। लेकिन अब तक, यानी अभी पढ़ने से पहले तक आप लोग उसका आंसर क्या लगाकर आते? 26 जनवरी 1950 लगाकर आते, जो कि गलत हो जाता। तो ठीक है, सभी शब्द का खेल है। तो इसलिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया, तो वह 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। और फिर 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह के रूप में इन्होंने अपनाया था। तो यह तो था संविधान सभा के अन्य कार्य।
फिर बात करते हैं कि संविधान सभा की आलोचना, ठीक है, क्योंकि आलोचकों ने विभिन्न आधार पर संविधान सभा की आलोचना की है, और वह विभिन्न आधार कौन कौन सी है, तो वह विभिन्न आधार जो है टोटल 6 आधार है जिसके आधार पर संविधान सभा की आलोचना किया था आलोचकों ने। तो वह 6 आधार कौन कौन सी है पहले वह देख लेते हैं। तो एक है प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, दूसरा संप्रभुता का अभाव, तीसरा समय की बर्बादी, चौथा कांग्रेस का प्रभुत्व, पांचवा वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, और छठा हिंदुओं का प्रभुत्व। यही 6 आधार था जिसके आधार पर आलोचकों ने संविधान सभा की आलोचना की थी। तो आइए एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो आलोचकों ने कहा था कि आलोचकों के अनुसार कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। निकाय का मतलब सभा, मतलब संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा थी। जैसे संविधान सभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर, महिला के प्रतिनिधि के रूप में हंसा मेहता एवं एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि के रूप में फ्रैंक एंथनी को चुना गया था। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा थी, लेकिन आलोचकों ने क्या कहा कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी। तो आखिर ऐसा क्यों, उन्होंने इसका क्या रीजन दिया? तो इनका जो मतलब यह कथन का जो उन्होंने रीजन दिया वह रीजन यह था कि आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इसी वजह से आलोचकों ने संविधान सभा को प्रतिनिधि सभा नहीं कहा। फिर बात करते हैं दूसरी आलोचना की। दूसरा जो आधार था वह था संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, एक संप्रभु सभा नहीं थी, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा को 14 अगस्त 1947 को ही एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया था। संप्रभु का मतलब क्या होता है उसे आपको समझाया जा चुका है। तो लेकिन आखिर आलोचकों ने ऐसा क्यों कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी? तो इसका रीजन उन्होंने दिया कि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। उन लोगों ने, आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी तो बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार का परमिशन लिया जाता था। तो उसी आधार पर उन लोगों ने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। अब तीसरे आधार की बात करें तो वह था, आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया, अर्थात इन लोगों ने समय की बर्बादी की। इन लोगों ने आधार दिया कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान का निर्माण 4 महीने से कम समय में ही कर दिया था, जबकि यहाँ के भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए थे। तो इसी संदर्भ में, इसी आधार पर संविधान सभा के ही एक सदस्य थे निराजुद्दीन अहमद। तो निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति के बारे में एक आलोचना किया है, प्रारूप समिति के बारे में एक कथन कहा है। निराजुद्दीन अहमद प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा है। अपवहन कहने का मतलब कि रास्ता से भटक जाने वाला, यानी निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को रास्ते से भटक जाने वाला समिति कहा है, अर्थात अपवहन समिति कहा है। इनका मानना था कि इन्होंने संविधान के निर्माण में समय की बर्बादी किया था। फिर बात करते हैं चौथे आधार के बारे में, तो वह है कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ जिनका नाम है ग्रेनविले ऑस्टिन, तो ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो यह आरोप किसने लगाया था? तो ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने लगाया था। अपनी किस पुस्तक में? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यह द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनकी पुस्तक है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन की है। इसमें ही इन्होंने यह आरोप लगाया था। तो यहाँ पर आपको कथन भी याद रखना है।
फिर बात करते हैं अगले आधार के बारे में कि आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। इन लोगों का कहना था कि संविधान सभा में वकीलों एवं नेताओं का ही सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था, जबकि समाज के अन्य वर्गों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। यह आलोचकों का कहना था। तो उन्हीं आलोचकों में से एक आलोचक का नाम था आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने एक कथन कहा था कि संविधान सभा अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में या भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आंका है। आलोचकों का यह भी कहना था कि यह जो संविधान का जटिल रूप है, अर्थात जटिल रूप कहने का मतलब कि हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो आलोचकों का कहना है कि हमारे भारत का संविधान मतलब भारत के संविधान का जो जटिल रूप है, तो उस जटिल रूप संविधान का जटिल होने का कारण एक यह भी है कि संविधान सभा में वकीलों एवं नेताओं का वर्चस्व था, अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंका गया था। और संविधान का जो जटिल भाषा है उसका भी यही रीजन था कि इसमें ज़्यादातर वकील शामिल थे, तो उन लोगों को जो है मतलब अंग्रेजी भाषा आती थी, यानी जटिल भाषा उन लोगों ने रखा, जबकि नीचे वर्ग के लोगों ने जो है मतलब जो अन्य वर्ग के जो लोग थे, मजदूर वर्ग या जो भी मतलब उन लोगों के लिए क्या थी, यह भाषा जटिल थी। तो उन लोगों ने आलोचकों ने यह मतलब कि कारण बताया। फिर बात करते हैं अगले छठे आधार के बारे में कि आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था, यानी हिंदुओं का ही सबसे अधिक प्रभुत्व था। तो आइए उन्हीं आलोचकों में से दो आलोचक के कथन के बारे में बात करते हैं। तो एक है लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। तो संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा, जबकि विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि विंस्टन चर्चिल का कथन था कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। तो यह तो था वही 6 आधार जिस आधार पर आलोचकों ने संविधान सभा की आलोचना की थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा का अंतरिम संसद या तदर्थ संसद के रूप में कार्य करना। अभी हम आपको कहे भी थे कि अंतरिम संसद या तदर्थ संसद जो वर्ड आ रहा है इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस पर आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंतरिम का मतलब क्या होता है। अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी या दो अलग अलग समय के बीच का जो काल होता है उसे ही अंतरिम कहा जाता है। तो यानी अंतरिम संसद का मतलब अस्थायी संसद या तदर्थ संसद का मतलब अस्थायी संसद, यानी कुछ समय के लिए जो संसद के रूप में कार्य करेंगे, जो सभा कार्य करेंगे उसे अंतरिम संसद या तदर्थ संसद कहा गया। और इंग्लिश में तदर्थ को ही क्या कहा जाता है? एडहॉक कहा जाता है। एडहॉक आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो यह समझ में आ गया कि अंतरिम संसद या तदर्थ संसद एक ही चीज था। सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को ही जो है जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तो अंतिम बैठक के बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया। भंग करके अंतरिम संसद में इन्हें परिवर्तित कर दिया गया। अब जहां भी अंतरिम बोलेंगे तो वहां तदर्थ भी उसका मतलब होगा, एडहॉक भी होगा, बार बार शब्द को रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अंतरिम संसद के रूप में भंग कर दिया गया। लेकिन अब बात यह होती है कि ठीक है 24 जनवरी 1950 को तो भंग किया गया, लेकिन वह संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना कब से प्रारंभ किया? तो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना 26 जनवरी 1950 से शुरू किया, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। तो इसी वजह से इस तिथि से वह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया। और कब तक इन्हें कार्य करने के लिए कहा गया था अंतरिम संसद के रूप में? जब तक हमारे भारत का जो है नए संसद का निर्माण ना हो जाए। अर्थात 1951 और 52 के चुनाव जो होने वाले थे, 1951 से 52 के दौरान जो चुनाव होने वाले थे, तो उस चुनाव के द्वारा जब तक हमारे भारत के नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से वह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। तो ठीक है,
इनके कार्य करने की शुरुआत तो हमें पता चल गई कि 26 जनवरी 1950 से यह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कब तक कार्य किया? तो 17 अप्रैल 1952 तक यह संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अब बात करते हैं कि अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त कर दिया गया? तो 17 अप्रैल 1952 को समाप्त कर दिया गया। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त किया गया? तो वह 17 अप्रैल 1952 को समाप्त किया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहली निर्वाचित संसद यानी चुनी गई 1951 से 52 के दौरान जो चुनाव हुआ था उसके आधार पर, ठीक है, तो पहली निर्वाचित संसद यानी पहली चुनी हुई संसद दोनों सदनों के साथ, दोनों सदन कहने का मतलब कि संसद के दो सदन हैं, एक निचली सदन लोकसभा और ऊपरी सदन राज्यसभा। तो पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ अस्तित्व में कब आई? तो वह मई 1952 में आई। तो यही था अंतरिम संसद या तदर्थ संसद या एडहॉक संसद या एडहॉक पार्लियामेंट, इसे ही कहा जाता है। अब हम लोग कुछ आवश्यक तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल 7 आवश्यक तथ्य हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा गया है? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। इसके साथ साथ आधुनिक काल का मनु की संज्ञा किन्हें दी गई है? तो वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही। बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के नए संविधान को लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो भारत के संविधान के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है और इन्हें ही आधुनिक काल का मनु भी कहा गया है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को, यानी इन्होंने जो अंतिम प्रारूप पेश किया था जिससे संविधान का निर्माण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो तैयार किया गया संविधान था, तो उस संविधान को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज किसने कहा? तो वह ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। यह सब पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जिसे इंग्लिश में कैलीग्राफर कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक किन्हें नियुक्त किया गया था या भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? तो वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारतीय संविधान बोले या फिर मूल संविधान लिख दे कि मूल संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे, यानी अच्छा लिखने वाला, ठीक है, तो वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो मूल संविधान लिखा गया है, हमारा जो मूल संविधान है, तो उस मूल संविधान को किस शैली में लिखा गया है? तो उसे इटैलिक शैली में लिखा गया है। इटैलिक शैली को ही हिंदी में प्रवाहमय शैली कहा जाता है। तो मूल संविधान को इटैलिक या प्रवाहमय शैली में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। हस्तलिखित यानी इटैलिक शैली में मूल संविधान को हस्तलिखित किया गया था किनके द्वारा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। अर्थात प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक शैली में, प्रवाहमय शैली में मूल संविधान को लिखा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा बनकर तैयार हुआ था संविधान, तो उसी मूल संविधान की बात कर रहे हैं कि मूल संविधान का सौंदर्यीकरण
और सजावट किसने किया था? तो यह शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें दो नाम प्रमुख हैं, एक नंदलाल बोस और दूसरा ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वह है उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और यह उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत सेकेंड पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद थे। इस पॉइंट को आप लोग उद्देश्य प्रस्ताव में जाकर नोट कर लीजिएगा कि इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे? तो वह 8 थे। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने किया था 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात? तो वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो इसी वजह से संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार को अपनाने के पक्ष में वयस्क मताधिकार का जोरदार समर्थन किया था। इन दोनों का कहना था कि वयस्क मताधिकार की बातें आनी चाहिए, वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान वह लागू होना चाहिए। तो यह किसने लागू करने के पक्ष में समर्थन किया था? तो वह पंडित नेहरू एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन इस वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। अब हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग करने का सुझाव किसने दिया था? तो वह महात्मा गांधी ने दिया था। तो यही था हम लोगों का संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया संविधान सभा कैसा लगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।